बरसगीर पाक व हिंद का एक ऐसा खानदान जिसने हर दौर में वक्त के हुक्मरानों की नाक में दम कर रखा था। एक ऐसा कदीम कबीला जिसका जिक्र 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मिलता है और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग कदीम ज़माने के राजपूतों से भी पहले बरसगीर में आबाद थे। व्यूअर्स, आज हम बरसगीर पाक व हिंद के सबसे कदीम ख़ानदानों में से एक जाट ख़ानदान की फैमिली ट्री की बात करेंगे। जाट ख़ानदान के आबाओ अजदाद कौन थे और इनका शजरा राजपूतों से कैसे मुख्तलिफ है। किस जाट कबीले ने अपने वक्तों के अजीम हुक्मरान सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को कत्ल किया था और मौजूदा दौर में जाटों के सबसे अहम कबीले दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं। व्यूअर्स, मैं हूँ एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, अक्सर रवायात में आता है कि जाटों का आबाई घर सेंट्रल एशिया के मगरब में ऐन इस जगह था। ये वो इलाका है जिसे मौजूदा दौर में यूक्रेन कहा जाता है और जदीद दौर में DNA की स्टडी के बाद इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि जाटों के आबाओ अजदाद मौजूदा यूक्रेन से ही ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन इस नस्ल के बारे में और भी बहुत सी मिथ्स पाई जाती हैं, जिनमें कई मुअर्रिख इस नस्ल को अफ्रीकी, कुछ दूसरे खालिसतन हिंदुस्तानी और चंद तारीखदान ईरानी नस्ल होने का दावा भी करते हैं। जाटों के आबाओ अजदाद को समझने के लिए हमें इस दुनिया की आबादकारी को लेके सबसे अहम नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे जाना पड़ेगा, जिनके दौर में एक अजीम सैलाब से पूरी दुनिया के इंसान ख़त्म हो चुके थे, जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कुछ इंसानों और जानवरों के साथ अल्लाह के इस अजाब से बच निकले थे। इस सैलाब के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बच जाने वाले 3 बेटों को दुनिया को आबाद करने को भेजा। व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए मैप पे इन तीनों नस्लों की डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। इनमें साम की नस्ल एशिया, हाम की अफ्रीका और याफीस की सेंट्रल एशिया और यूरोप के इलाकों में पाई जाती है। जैसा कि हमने बताया कि जाटों का ताल्लुक सेंट्रल एशिया के मज़ाफ़ात से था, तो इन लोगों का शजरा समझने के लिए हम ख़ास तौर पे याफीस बिन नूह की लड़ी में रहेंगे। याफीस बिन नूह की ख़ास बात ये थी कि दुनिया में आने वाले तमाम अजमी बादशाहों का ताल्लुक इनकी नस्ल से था और इनकी नस्ल से दुनिया की चंद बड़ी सल्तनतें भी वजूद में आईं, जिनमें उस्मान गाजी की उस्मानी सल्तनत और चंगेज़ खान की मंगोल सल्तनत सरे फहरिस्त हैं। अगर इनकी औलाद की बात की जाए तो इनके कई बच्चे पैदा हुए जो दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम के जद्द अमजद माने जाते हैं। राजपूतों की तरह जाटों का शजरा भी याफीस बिन नूह के सबसे बड़े बेटे गोमर से चलता है, जिसे बहुत सी कदीम तहजीबों का जद्द अमजद भी माना जाता है। गोमर बिन याफीस के 3 अहम बेटे पैदा हुए जो मुख्तलिफ औकात में सेंट्रल एशिया से यूरोप और अनातोलिया की तरफ हिजरत कर गए। इनके तीनों बेटों में सबसे अहम बेटे अशकनास थे, जिनकी नस्ल यूरोप से लेके हिंदुस्तान तक के इलाकों में आबाद हुई। लेकिन इनकी नस्ल से जो लोग सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल थे वो इंडो यूरोपियन लोग कहलाते हैं। ये वो लोग थे जो हज़ारों साल पहले मशरकी यूरोप से लेके मौजूदा कज़ाकिस्तान के इलाकों में आबाद हुए और वक्त गुजरने के साथ साथ सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल एशिया और बरसगीर पाक व हिंद में भी फैल गए। इसके साथ साथ मौजूदा दौर में बोली जाने वाली कई ज़ुबानों को भी इन्हीं लोगों से मंसूब किया जाता है। जहाँ तक इन लोगों की नस्ल की बात है तो ये लोग मज़ीद 5 नस्लों में तकसीम हुए, जिनमें सबसे अहम इंडो आर्यंस और इंडो सेथियंस थे। इनमें इंडो आर्यंस वो लोग थे जो सेंट्रल एशिया से हिजरत करके जनूबी एशिया यानी मौजूदा इंडिया, पाकिस्तान और ईरान की तरफ आ गए और ख़ास तौर पे दरियाए सिंध के गिर्द आबाद हुए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि मौजूदा दौर का राजपूत ख़ानदान खालिसतन इंडो आर्यन नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। इंडो यूरोपियंस की दूसरी अहम शाख इंडो सेथियंस थे, जिन्हें इंडो साका भी कहा जाता था। ये चरवाहों का एक ऐसा ग्रुप था जो सेंट्रल एशिया से पहले ईरान
और फिर मौजूदा पाकिस्तान की इंडस वैली में आबाद हुआ। जाटों की नस्ल के बारे में सबसे मशहूर रवायत ये पाई जाती है कि इस कबीले का जन्म इंडो आर्यंस और इंडो सेथियंस के मिलाप से हुआ। अगर हिंदू वर्ना सिस्टम की बात करें तो जाट चूंकि शुरुआत में ज़राअत और मजदूरी से जुड़े थे तो उन्हें वर्ना सिस्टम की एक निचली ज़ात शूद्रा में शामिल किया गया। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही जाटों ने ज़मीन और हुकूमती ताकत हासिल की तो इन लोगों का शुमार भी ऊंची ज़ातों में होने लगा और इन्हें वेश और यहाँ तक के खाश्तरिया ज़ात में भी शामिल किया जाने लगा। कहा जाता है कि मौजूदा दौर में जाट कमोबेश 150 कबाइल में तकसीम हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि हमने जाटों के 20 सबसे मशहूर और आबादी के लिहाज से सबसे बड़े कबीलों को नुमाया किया है। ये लोग सदियों से हिंदू मज़हब के पैरोकार थे, लेकिन मौजूदा दौर में ज़्यादातर जाट सिखिज़म और इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो चलें व्यूवर्स, अब हम मुख्तलिफ जाट कबीलों की तारीख पे एक नज़र डालते हैं। मौजूदा दौर में जाटों का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा कबीला वड़ाइच कबीला कहलाता है, जिन्हें जाटों का एक बहादुर और इंतहाई जंगजू कबीला भी माना जाता है। तारीख दानों के मुताबिक इस कबीले का जद्द अमजद बड़ाइच या वड़ाइच था, जो सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में अपने 5 बेटों के साथ पाकिस्तानी गुजरावाला और गुजरात के इलाकों में आबाद हुआ और ये लोग कई सालों तक मकामी गुजर कबाइल से लड़ते भी रहे। 14वीं सदी ईस्वी में वड़ाइचों के एक सरदार हरिया ने इस्लाम कबूल कर लिया और गुजरात में एक गांव आबाद किया जिसे आज भी इनके नाम से हरिया वाला कहा जाता है। मौजूदा दौर में मुसलमान वड़ाइच ज़्यादातर पाकिस्तान में गुजरांवाला, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में पाए जाते हैं, जबकि हिंदू और सिख वड़ाइच इंडिया के अमृतसर, गुरदासपुर और जलंधर में आबाद हैं। व्यूअर्स, जाटों का दूसरा मशहूर और बड़ा कबीला चीमा कबीला कहलाता है, जिसे बरे-सगीर पाक व हिंद में एक जंगजू कबीले के तौर पे देखा जाता है। इंडियन नस्लों पे गहरी नज़र रखने वाले एक बरतानवी राइटर H.A. रोज के मुताबिक इस खानदान का जद्द अमजद चीमा था, जबकि कुछ दूसरे मुअर्रिख चीमों के जद्द अमजद का नाम चुनामा भी लिखते हैं। चीमा या चुनामा के बारे में आता है कि ये अपने कबीले के साथ मौजूदा अमृतसर में आबाद था। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दौर में चीमा कबीले के बहुत ज़्यादा अफराद ने इस्लाम कबूल किया। अलबत्ता बहुत कम तादाद में ये लोग सिखिज़म और हिंदुइज़म के मानने वाले भी हैं। मौजूदा दौर में मुसलमान चीमा पाकिस्तान के सियालकोट और गुजरांवाला में कसीर तादाद में पाए जाते हैं, जबकि हिंदू और सिख चीमा इंडियन जलंधर और गुरदासपुर में आबाद हैं। जाटों का अगला बड़ा कबीला बाजवा कबीला कहलाता है, जिसे जाटों का सबसे बहादुर कबीला कहा जाए तो ये गलत ना होगा। कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह की फौज में बाजवा जाटों ने बहादुरी की वो दास्तानें रकम की जिनकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। महफूज तारीख में इस कबीले का जद्द अमजद बाबा मांगा था, जिनके बारे में आता है कि ये सियालकोट के बाजवात के इलाके में आबाद थे। बाबा मांगा के कुल 7 बेटे थे। इनके सबसे बड़े बेटे नारो के बारे में आता है कि इसने पाकिस्तानी नारोवाल का इलाका आबाद किया। इनके एक और बेटे दीपा के बारे में आता है कि इसने कोटली बाजवा का इलाका आबाद किया। इसी तरह इनका चौथा बेटा चंदू चंदूवाल के इलाके में आबाद हुआ। जहाँ तक बाजवा कबीले की बात है तो ये कबीला खास तौर पे बाबा मांगा के तीसरे बेटे बाजवात या वाजब से मुंसलिक है, जिसके बारे में आता है कि ये इंडियन राजस्थान के इलाके में आबाद था, जहाँ से ये हिजरत करके पहले सियालकोट और फिर गुजरांवाला के इलाके में आबाद हुआ। बाजवात या वाजब की औलाद से राजा शालीप ने मुल्तान के लोकल हुक्मरानों को शिकस्त दी और मुल्तान के तख्त का कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन कुछ ही अरसा हुकूमत करने के बाद राजा शालीप और उसके खानदान को सिकंदर लोदी ने मुल्तान से बेदखल कर दिया। राजा शालीप के 2 बेटे थे, जिनका नाम लिस और काला था।
اس کے ان دونوں بیٹوں کو باز وغیرہ رکھنے کا شوق تھا اور ان کے اسی شوق کی وجہ سے ان کی نسل کو باجوا یا باز والوں کا قبیلہ کہا جانے لگا۔ موجودہ دور میں باجوا قبیلے کے لوگ انڈیا میں زیادہ تعداد میں جلندھر اور امرتسر میں پائے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں سیالکوٹ، نارووال اور باجوات کے علاقوں میں ان کی کثیر آبادی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ویورز، جاٹوں کا اگلا اہم قبیلہ چدڑ قبیلہ کہلاتا ہے، جسے مختلف جگہوں کی مناسبت سے چدرڑ اور چندڑ بھی کہا جاتا ہے۔ چدڑ قبیلے کا جد امجد ایک ہندو راجا چندڑ تھا۔ سن 1193 میں جب شہاب الدین غوری نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو یہ لوگ راجستھان سے پنجاب کی طرف ہجرت کر آئے اور ان وقتوں کے ایک عظیم صوفی بزرگ جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ موجودہ دور میں چدڑ تقریباً 24 سے زیادہ قبیلوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جو پاکستان میں جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور چنیوٹ وغیرہ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ جاٹوں کا اگلا بڑا قبیلہ سندھو یا ساندھو قبیلہ کہلاتا ہے، جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ جاٹوں کا دوسرا بڑا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کا جد امجد ایک ہندو بادشاہ ستیا سندھو تھا، لیکن 12ویں صدی عیسوی میں اس قبیلے کے بیشتر بڑے سردار بابا فرید الدین گنج شکر سے متاثر ہوتے ہوئے اسلام لے آئے۔ موجودہ دور میں ان لوگوں کی بڑی تعداد ان کے گڑھ قصور، اوکاڑا اور فیصل آباد میں پائی جاتی ہے، جبکہ انڈیا میں یہ لوگ زیادہ تر سکھ اور ہندو ہیں جو امرتسر میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ برصغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے انقلابیوں میں سے ایک بھگت سنگھ کا تعلق بھی سندھو قبیلے سے تھا۔ ویورز، جاٹوں کا اگلا بڑا قبیلہ تارڑ قبیلہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو کم و بیش سارے کا سارا ہی مسلمان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے کا جد امجد ایک جٹ جنگجو تروار تھا جو سلطان محمود غزنوی کی فوج میں ایک اونچا کمانڈر رہا۔ اس کا ایک بیٹا نبی موجودہ گجرات میں آباد ہوا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے 2 مشہور صوفی بزرگوں سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ ان صوفی بزرگوں میں فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ شامل تھے۔ موجودہ دور میں پاکستان کے حافظ آباد، گجرات اور منڈی بہاؤالدین اس قبیلے کے اسٹرانگ ہولڈز مانے جاتے ہیں، جبکہ انڈیا میں ان لوگوں کی بہت کم تعداد ہریانہ میں پائی جاتی ہے۔ جاٹوں کے اگلے قبیلے کا شمار پنجاب کے سب سے بڑے اور با اثر قبیلوں میں ہوتا ہے۔ جاٹوں کے اس قبیلے کو گل قبیلے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویورز، گل قبیلے کا جد امجد گل پال تھا جو 12ویں صدی عیسوی میں موجودہ لدھیانہ کے علاقے میں آباد ہوا۔ گل پال کی وفات کے بعد گل قبیلہ بہت سے چھوٹے قبیلوں میں تقسیم ہو گیا، جن میں سب سے اہم سپرا گل قبیلہ کہلاتا ہے جو موجودہ جنگ کے مضافات میں آباد ہوا۔ یہ وہ واحد گل قبیلہ تھا جو اسلام لے آیا۔ سپرا گل قبیلے کے لوگ آج پاکستانی گجرات، چنیوٹ اور سرگودا کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ گلوں کے باقی کے قبیلے انڈیا میں آباد ہیں اور زیادہ تر سکھ ازم کے ماننے والے ہیں۔ جاٹوں کا اگلا بڑا قبیلہ کھوکھر قبیلہ کہلاتا ہے، جسے ایک انتہائی جنگجو اور خوددار قبیلے کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں کو شکستیں دی، لیکن اس قوم کی تاریخ کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ خود کھوکھر قوم بھی اپنی تاریخ کے بارے میں متفق نظر نہیں آتی۔ قوموں پہ تحقیق کرنے والے مختلف تاریخ دان انہیں کبھی راجپوتوں، اوانوں اور کبھی جاٹ قبیلوں میں شامل کرتے ہیں۔ ہماری ریسرچ کے مطابق اس خاندان کا جد امجد نیرک کھوکھر تھا جو موجودہ راولپنڈی اور جیلم کا حکمران تھا۔ نیرک کھوکھر نے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے تمام حملہ آوروں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور سلطان شہاب الدین غوری کے خلاف بھی بہت بہادری سے لڑا۔ اس کی نسل میں رام لال کھوکھر وہ شخص تھا جس نے اپنے 20 جنگجوؤں کے ساتھ
सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी को कत्ल कर दिया। जहाँ तक इनके इस्लाम लाने की बात है तो इन लोगों ने बाबा फरीदुद्दीन और दाता गंज बख्श से मुतासिर होते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। मौजूदा दौर में मुसलमान खोखर ज़्यादातर पाकिस्तान के लाहौर, कसूर और गुजरात वगैरह के इलाकों में पाए जाते हैं, जबकि हिंदू और सिख खोखर इंडिया के होशियारपुर और लुधियाना में आबाद हैं। व्यूअर्स, जाटों का अगला बड़ा कबीला गोंदल कबीला कहलाता है, जिसका जद्द अमजद एक हिंदू बादशाह गुनांदा या गुनारदा था। इनके बारे में आता है कि ये अपने खानदान के साथ हिजरत करके गोंदल बार आ गए और ये लोग दरियाए चिनाब और दरियाए जेलम के दरमियान के इलाके में आबाद हुए। इस कबीले का सबसे पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो घनू था और इसके इस्लाम लाने के बाद बहुत बड़ी तादाद में गोंदल कबीले के लोग इस्लाम के दायरे में शामिल होने लगे। मौजूदा दौर में मुसलमान गोंदल पाकिस्तान के इलाकों मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और सरगोदा में पाए जाते हैं, जबकि इनकी बहुत थोड़ी सी तादाद इंडियन पंजाब में भी पाई जाती है। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जाटों के ये सारे कबीले इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जो मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। व्यूअर्स, राजपूतों का जाट कबाइल से क्या ताल्लुक है? राजपूत खानदान का शजराए नस्ब देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।